बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस तरक्की अदब के अदबी चाय ख़ाने में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज की तकरीब बहुत ख़ूबसूरत शायर, मुहक्किक और ड्रामे की असनाफ़ से मुतल्लिक़ा जितने भी अलूम हैं उन पर दस्तरस रखने वाले जनाब इकराम बसरा साहब के साथ मनाई जा रही है। हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कलाम पाक और नात रसूल से होगा। मैं खालिद बगदादी साहब से मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाएँ और तलावत कलाम पाक और नात के अशार पेश करें। खालिद बगदादी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़िमिस्सलात लिदुलूक़िश्शम्सि इला ग़सक़िल लैल वक़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा वमिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़ वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़ वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मदीने में सबा जाना तो इतना काम कर देना मदीने में सबा जाना तो इतना काम कर देना रसूल अल्लाह को मेरी गरीबी की खबर देना मदीने में शबे असरा के दूल्हा हो तुम्हारी धूम है घर घर शबे असरा शबे असरा के दूल्हा हो तुम्हारी धूम है घर घर पिलाते हो मैं तौहीद मस्तानों को भर भर कर सवाली हूँ
सबा जाना जाना तो इतना काम कर देना। बहुत उम्दा। हाज़रीन महफ़िल, कभी कभी ऐसा मौका आता है कि बहुत सारी कंपेयरिंग्स हम करते रहते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं, और ऐसा बहुत कम होता है कि कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी शाम और ऐसी साहिब शाम शख्सियत जिसके लिए पूरे दिल के साथ हम तन मन धन से मौजूद होते हैं। वो शख्सियत यकीनन कोई बहुत ख़ास शख्सियत हो सकती है। सरगोदा की तहसील भलवाल में, वहाँ के एक गांव में जन्म लेने वाले एक लड़के ने पता नहीं कैसे सोचा कि उसने दुनिया को तस्खीर करना है और आर्ट की दुनिया में, शायरी की दुनिया में, अदब की दुनिया में और पाकिस्तान के लिए एक नाम रोशन करने के जज्बे के साथ 2 बर्रे आज़मों में क़याम करना है। कहने को हमारी आज की शख्सियत अमेरिका में क़याम पज़ीर है, लेकिन पाकिस्तान में, लाहौर में और हर अदबी महफ़िल में उनका तज़किरा हम वक्त मौजूद रहता है। हमारे दोस्तों की महफ़िल में इकराम बसरा का नाम कभी भी मिन्हा नहीं होता और हो भी नहीं सकता। इनकी शायरी इनकी पहचान है, और सबसे अच्छी जो बात है कि माजी में शोरा शायरी किया करते थे और उसके साथ कोई रोज़गार या मुआश का कोई और ज़रिया वो नहीं सोचा करते थे। लेकिन आज के शायर नौकरियां भी करते। मुनीर ने सब कहते होते थे कि हुन शायर बड़े चलाक हो गए ने, नौकरियां भी कर देने, काम शम भी कर देने। तो वो नौकरियां भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, नॉलेज भी है, और वो उसमें झलकता है उनकी शायरी के अंदर। बहुत खूबसूरत शायर हैं और दुनिया भर में अपना नाम मनवाया है। पहला तारुफ इनके साथ ये है कि भारत में सुभाष घई वहाँ पे पढ़ा रहे थे आर्ट के स्कूल में, ये स्क्रिप्ट राइटिंग की और ड्रामे और फिल्म मेकिंग के हवाले से ये तरबियत ले रहे थे। तो हम फेसबुक पे देखते थे तो हम समझते थे कि ये इंडिया के कोई डायरेक्टर के किसी के बेटे हैं या उधर के रहने वाले हैं, और इनकी जो तस्वीरें आती थीं वो बड़ी डिफरेंट होती थीं, आर्टिस्टिक होती थीं। तो फिर इनसे कभी हम सब दोस्त राब्ता करते थे और इनके बड़े अच्छे शरारती चुलबुले जवाब आया करते थे। लेकिन जब संजीदा किया तो इनकी शेरों के तारुफ ने संजीदा किया कि ये एक अलग ही इनोवेटिव और साहिब उस्लूब शायर हैं, अपना अलग अंदाज़ लेके ये चल रहे हैं। शायरी पूरा बंदा मांगती है और ये मुख्तलिफ़ हिस्सों में बटे हुए होने के बावजूद शायरी में एक भरपूर तारुफ रखते हैं। ये मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा शख्स जो फिल्म मेकिंग, ड्रामा मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन और उसके साथ साथ आपने यूनिवर्सिटी बताई थी आईवा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, और वहाँ पे इनके 2 ड्रामे जो हैं वो भी पढ़ाए जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ का एक शायर इतना पढ़ा लिखा है और इतनी उसकी काविश और मेहनत है कि वो दुनिया भर में अपना नाम कमा रहा है। भारत में गुलजार साहब उनके फ़न के मोतरिफ़ है और गुलजार साहब का नाम बहुत मोतबर है हमारे लिए। इन्होंने वहाँ पे अपना खूबसूरत अक्स छोड़ा और पाकिस्तान की शान को बढ़ाया, पाकिस्तान का नाम पैदा किया। ऐसे हर नौजवान जो बाहर की दुनिया में और ख़ुसूसन भारत में पाकिस्तान का नाम ऊंचा करते हैं, हमारे लिए और भी ज़्यादा काबिल एहतराम हो जाते हैं। उनके शेरों की बात की तो मैं तबरकन 3-4 अशार उनके सुनाना चाहूँगी। कहीं फ़ाइलों में दबी हुई मेरी लोहे दिल, किसी गर्द बाद में गुमशुदा मेरे रास्ते, वही रोज़मर्रा थकान मेरे वजूद में, वही 9 से 5 की ज़िंदगी मेरे वास्ते। अभी कमरे में ये शेर हम पढ़ रहे थे इनका। किसने कितना जहान देखा है, इससे बेहतर कोई सवाल नहीं, ज़िंदगी का हिसाब करने को मैं इलाके गिनूंगा साल नहीं। क्या कहने हैं ना, ज़बरदस्त। और हम कभी लौट कर ना आएंगे,
खूबसूरत दिनों का कहना है, ज़िंदगी हम ख्याल लोगों का, एक दूजे से दूर रहना है। और कितने ईमानदार जज्बे हैं, काश इनको कभी सराहे कोई, हमने तुमको इसी तरह चाहा जैसे चाहा कि हमको चाहे कोई। ऐसे खूबसूरत ख्याल सोच लेते हैं, कहते हैं, और इतनी मसरूफ़ियत वाली ज़िंदगी में। और ये भी मैं तज़किरा करती चलूँ कि ये एक भरपूर ख़ानदान से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, इसीलिए अपने दोस्तों से मोहब्बत करते हैं। ये हमारी तरह के बेटे हैं जैसे हमने अपने वालिदैन को चाहा। जब मैं इनकी मोहब्बत अपने वालिदैन के लिए देखती हूँ तो मेरा एहतराम इनके लिए और भी बढ़ जाता है। हम भी वो लोग हैं जो वालिद के चेहरे पे पड़ती सिलवटें और शिकने देखकर हम तकलीफ़ में आ जाया करते थे। वालिदा को रोज़ बरोज़ घटते बीमार होते देखकर तकलीफ़ में आ जाया करते थे। ये वही हसास दिल रखते हैं। हमारी बातें घरों की बातें होती हैं, शायरी की बातें होती हैं। मैं पूरे दिल के साथ, पूरी इज़्ज़त के साथ और आज बड़े फ़ख्र के साथ कि उनकी किताब कमाल करते हैं इश्क वाले, ये किताब है जिसकी आज रूनुमाई कर रही हूँ। भरपूर तालियाँ होनी चाहिए। और इसके ऊपर उनकी तस्वीर जो है टाइटल पर, इससे बेहतर टाइटल हो नहीं सकता था। और बहुत खूबसूरत ये किताब, और इसकी हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आखिर में हम शायरी भी भरपूर सुनेंगे और क्या गुज़री शायर पर वो भी सुनेंगे। कुछ गमे जाना की बातें, कुछ गमे दौरा की बातें, वो सारी होंगी। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि डायरेक्टर मजलिस तरक्की अदब और मुमताज़ तरीन शायर जनाब अब्बास ताबिश साहब तशरीफ़ लाएँ और इकराम बसरा के हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करें। अब्बास ताबिश साहब का नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। जहाँ जहाँ उर्दू पढ़ी लिखी और समझी जाती है उनका शेर वहाँ पहुँचा हुआ है। जनाब अब्बास ताबिश साहब। बहुत शुक्रिया सोफ़िया बेदार साहिबा। सबसे पहले तो मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे चाय ख़ाने को आबाद किया, उसकी रौनक बढ़ाई। इकराम बसरा से ताल्लुक़ बहुत पुराना है। मैं इनके बारे में कहीं से भी बात शुरू कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे वो ज़माना याद आ रहा है जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबे सहाफ़त में अंजुम फ़ारूक, इकराम बसरा और कुछ और दोस्त इनके पढ़ते थे और मैं वहाँ मिलने के लिए जाया करता था। मोहब्बत के ताल्लुक़ जो होते हैं वो चलते रहते हैं अगर मोहब्बत हो। फिर उसमें मुलाकातों का तसलसल भी ज़रूरी नहीं होता। मीर साहब कह गए हैं कि रोज़ मिलने पे नहीं निस्बत इश्की मौकूफ़, उम्र भर एक मुलाकात चली जाती है। जब आप किसी दोस्त से मिलते हैं, बरसों बाद भी मिलें, तो बात वहीं से शुरू होती है जहाँ पे आपने अधूरी छोड़ी थी। और यकीनन इकराम बसरा हो, अंजुम फ़ारूक हो, अजमल जामी हो, ये वो ऐसा ग्रुप है, नवीद इसमें ग़ालिबन बैठे हुए हैं। तो मैं बुज़ुर्गों के होते कहता होता हूँ कि ये हमारे बुज़ुर्ग हैं और इनके होते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और ये हमारे वो छोटे भाई समझ लीजिए, बेटे समझ लीजिए, जो हमारे सामने अधेड़ उम्री को पहुँचने वाले हैं। अच्छा हज़रात, मामला ये है कि अगर आप किसी को, किसी बच्चे को इब्तदा में मोहब्बत नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, तो जब वो बच्चा परवान चढ़ता है और तरक्की की मंजिलें तय करता है तो उसकी तरक्की को हज़म करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अक्सर हमने सुना, कोई ख़बर आती है कि जी फ़लाँ बच्चा जो है उसने CSS कर लिया।
अब वो लोग जिन्होंने उसे कभी तवज्जो नहीं दी, वो कहते हैं अचानक अच्छा वो तो कल यहाँ फिरता था, आज CSS कर गया, वो कैसे हो गया। तो यकीन नहीं करते। यकीन जो है वो उसी सूरत में ही आता है जब आप इब्तदा से जुड़े हुए हों, तवज्जो दें और मोहब्बत दें। फिर इकराम बसरा से दूसरा तारुफ़ जो हुआ वो खालिद अहमद के हवाले से हुआ कि खालिद अहमद के जो ख़ास मुरीद थे उनमें इकराम बसरा भी उनसे वक्त बटोरता था और वो बड़ी खुशी से वक्त इकराम बसरा को देते थे। बल्कि उसी ज़माने का शेर जो है वो मुझे अब भी याद है और बहुत से दोस्तों को याद है कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है खालिद अहमद की गालियों की तरह। तो ये कोई गांव का रहने वाला ही ये शेर कह सकता है कि गांव के बुज़ुर्ग जब किसी को गाली देते हैं तो वो गाली गाली नहीं होती, वो एक मोहब्बत का इजहार होता है। तो यहाँ ज़िंदगी जो है वो उसकी एक मानवियत जो गांव के रहने वाले ने एक मानवियत ज़िंदगी की यहाँ इस शेर में दी। और ये शेर जो है वो पहला शेर था जिसकी तरफ मैं मुतवज्जे हुआ। फिर एक रूप मैंने इकराम बसरा का देखा बॉम्बे में। मैं वहाँ फ़िल्म राइटर्स एसोसिएशन के मुशायरे में गया हुआ था, तो वहाँ ऑडियंस में मुझे बसरा बैठा हुआ नज़र आया। तो ज़ाहिर है कि ऐसे जैसे परदेस में कोई अपना मिल जाए तो उसका हम कितनी मोहब्बत से ज़िक्र करते हैं। ये सुभाष घई की एकेडमी में तरबियत हासिल कर रहा था, वो भी एक यादगार मुलाकात थी। और उसी ज़माने में वहाँ के शुअरा ने मुझे बताया कि इकराम बसरा की शायरी की जो ताज़ा कारी है वो हिंदुस्तानी शुअरा को बहुत मुतासिर कर रही है। यहाँ तक कि गुलजार आम आदमी को मोहब्बत नहीं देते, उन्होंने भी बसरा को अपना अज़ीज़ समझा, अज़ीज़ रखा। और उसका सबूत जो है वो फ़्लैप की सूरत में इस किताब पर मौजूद है। जब बसरा ने मुझे कहा कि भाई आप लिखें, मैंने कहा यार खालिद अहमद और गुलजार के होते हुए मैं कौन होता हूँ फ़्लैप लिखने वाला। हर चंद इसने ये मेरा जुमला काट दिया, लेकिन बहरहाल मोहब्बत का ये ताल्लुक़ जो है इसकी शख्सी हवाले से है और फिर ये इसकी शायरी तक पहुँचता है। देखिए हज़रात, 21वीं सदी की पहली दहाई में जो शायर आए हैं उनमें ये काबिल ज़िक्र शायर है। ये हजूम से हट कर रहने वाला आदमी है। फ़िल्म मेकिंग का आदमी हो, ड्रामे का आदमी हो और गांव का रहने वाला हो और वो हजूम से दूर रहे, ये मेरे लिए एक बात हैरान कुन थी। फिर इसकी शख्सियत में एक पुरअसरारियत है और ये खुला होकर भी एक पुरअसरारियत मुझे हमेशा महसूस हुई इसकी शख्सियत में। और ये अच्छा है, तख्लीकी लोगों में ये चीज़ें होती हैं। तो उस अलग रहने से, अलगपन से इसकी शायरी में एक ऐसी ओरिजिनलिटी आई है जो हमारी मेन स्ट्रीम से हटी हुई शायरी है। नज़्म की हद तक गुलजार के कुछ, टैगोर के, हिंदी मैथोलॉजी की कुछ चीज़ें जो हैं वो इसने इनहेरिट की हैं। लेकिन गज़ल जो है वो खालिसतन एक ऐसी चीज़ है जो छोटी बहर में इकराम बसरा ने गज़लें कहीं और इतनी शानदार गज़लें हैं कि मैं तो कल से इसे किताब को पढ़ रहा हूँ। अगर मैं पढ़ना शुरू करूँ तो बहुत से शेर जो हैं वो मैं पढ़ दूँगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। एक्चुअली मैं बड़े अरसे से इसरार कर रहा था कि अपनी किताब छापो, तो बड़ा अच्छा हुआ कि इकराम बसरा ने ये किताब छापी। उजलत में छापी लेकिन किताब आ गई। अब आप सबके पास किताब होगी, हम इस किताब को पढ़ेंगे भी, बसर भी करेंगे और इस पर गुफ्तगू भी करते रहेंगे। सोफ़िया ने सही कहा कि शायरी पूरा आदमी मांगती है। तो
तो टाइटल देख के मुझे लगा कि तस्वीर भी पूरा आदमी मांगती तो उसने बहरहाल, वो एक डिफरेंट आदमी है, मुख्तलिफ आदमी है, और अगर वो मुख्तलिफ काम नहीं करेगा तो कैसे बात बनेगी। पहली सतह होती है आदमी का मुख्तलिफ होना, लेकिन सिर्फ मुख्तलिफ होना कोई चीज़ नहीं है। जब आदमी उसमें एक्सेल करता है, अपनी शायरी हो, कोई भी आर्ट हो, तो वहाँ वो जाके मुनफरिद होता है। तो यकीनन इकराम बसरा एक मुनफरिद शायर है। उसका नज़्म और गज़ल का जो एक उसमें जो यक आहंगी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अमूमन हमारे शायर गज़ल में किसी और आहंग में होते हैं, नज़्म में कहीं और निकल जाते हैं। तो ये मुख्तसर मजमुआ कमाल करते हैं इश्क वाले। तो जनाब आपने इस किताब की सूरत में कमाल कर दिया, आपको बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया अब्बास ताबिश साहब ने अपनी यादों को हमारे साथ साझा किया। और ये बड़ी खूबी की बात है कि अब्बास ताबिश साहब ने भी फोर्स किया बसरा को कि इस उम्र में इनकी किताब आ जानी चाहिए। जैसे जैसे उम्र की सरहदें आगे जाएंगी तो ख़यालात बदलेंगे और तरह की चीज़ें सामने आएंगी। एक ग्रो करता हुआ इंसान मुख्तलिफ़ जहतों से और मुख्तलिफ़ ज़मानों से लिखता हुआ इंसान सामने आएगा। अभी तक इकराम बसरा बयान ही जैसा है वैसी उसकी शायरी हमारे सामने है। कमाल करते हैं इश्क वाले, ये एजाज़ है उसने आवारगी का, जहाँ भी गए दास्तां छोड़ आए। और मैं हमेशा ये फ़ोन नहीं उठाते तो मैं कहती हूँ आप रहते दो बर्रे आज़मों में हैं, लेकिन आप होते तीसरी दुनिया में हैं, और वो इनकी तख्लीक की दुनिया है। और इन्होंने अभी बातें कर रहे थे, ये 4 भाई हैं और चारों के चारों कमाल भाई हैं, और इनकी बहन भी एजुकेशनिस्ट हैं। बातें करते हुए इतनी इनकी यगानगत और रूह बसी हुई होती है। पंजाब की गलियों में, पंजाब के खेतों खलियानों में अक्सर इनकी तस्वीरें आती हैं। इर्द गिर्द बकरियां चरा रहे होते हैं, इर्द गिर्द खेत होते हैं, और एक इकराम बसरा जो कभी एक तस्वीर तो बड़ी ज़बरदस्त थी जिसमें ये गोश्त काट रहे हैं बैठे हुए, ईद का मौका है। इतने रंग हैं। अब्बास ताबिश भाई ने बिल्कुल सही कहा कि एक पूरी सरारियत है और ये शायर की शख्सियत में होनी ही चाहिए। शाहीन अब्बास साहब हमारे बहुत बड़े शायर हैं। शेखुपुरा से उन्होंने आना था और उन्होंने बहुत खूबसूरत मज़मून लिखा है इकराम बसरा की शायरी के ऊपर, उनकी शख्सियत के ऊपर। और मैं उसके पढ़ने के लिए, चूँकि वो ख़ुद तशरीफ़ नहीं ला सके, एक बहुत उम्दा शायर शबीर हसन से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और शाहीन अब्बास साहब का इकराम बसरा की शख्सियत पर लिखा हुआ मज़मून पढ़कर हमें सुनाएँ। मुबारकबाद बहुत सारी जो है प्यारे दोस्त इकराम बसरा को। मेरे पास ख़ुद भी जो है वो कमाल करते हैं इश्क वाले पर गुफ्तगू करने को बहुत सी बातें थीं, लेकिन मैं उन्हें भी ज़म करता हूँ। और बरादरम शाहीन अब्बास का ये मज़मून जो है उसे मैं आपके सबकी खिदमत में हाज़िर करता हूँ। इकराम बसरा के शेरी अमल की बुनियाद किसी एक तहज़ीब या समाज पर नहीं, बल्कि उनके यहाँ तहज़ीबों के इत्तिसाल और समाजियात पर मबनी कसीरुल जहत तर्ज़ एहसास दिखाई देता है, जिससे खुदा और इंसान के बारे में उनका तसव्वुर रवायती नहज से हट कर कदरे बुलंद तर मकाम व मर्तबा के साथ सामने आता है। बाल्फाज़ दीगर ये वो शायरी है जिसमें कदर के अकीदे को अकीदे की कदर पर सबकत हासिल है, और इस सबकत की बुनियाद वजूद इंसानी के असबात के साथ साथ वजूद आलम के इतराफ़ व इंजज़ाब पर भी इस्तवार है।
देखा जाए तो इकराम बसरा का ये तर्ज़ सुखन तर्ज़ मुआशरत के तनाजुर को ऐसी वुसअत और हमागिरी अता करता है जिसमें मशरिक़ और मगरिब की तक़सीम सानवी हैसियत इख्तियार कर जाती है और ज़मीन व ज़मा अपनी असील और अव्वलीन सूरत की बहाली पर इसरार करते साफ देखे और सुने जा सकते हैं। ये वरक डायरी से गायब हैं, हिजरे भी खुदा के नायब हैं। एक इंसान का लहू करके उस पे शैतान की गवाही लें। किताब के मुताले से अंदाज़ा होता है कि साहिब किताब के रोमान का फैलाव जिस कदर सरहद की एक जानिब है उसी कदर दूसरी जानिब की ज़मीनों और ज़मानों को भी अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। नून मीम राशिद और साकी फ़रूकी समेत हमारे यहाँ के जिन शोहरा को मुल्कों महाजरत या मुसाफरत का तजुर्बा हुआ, उन सब के मुशाहिदे में एक ऐसी इजाफ़ी तख्लीकी जहद की गुंजाइश आज खुद निकलती चली आई जो बसूरत दीगर मुमकिन ना थी। इकराम बसरा के यहाँ हिजरत का तसव्वुर महज बेघरी और तलाश रिज़्क़ तक महदूद नहीं, बल्कि इनके मज़ामीन से अंदाज़ा होता है कि जहाने गैर में इनका भी कोई जहांज़ाद है जिसके लिए वो हसन कोज़ागर का रूप धारे अज़लगीर और अबताब इश्क की हर वो मंजिल सर कर चुके हैं जो ज़फ़र इकबाल के लफ्ज़ों में लो दे उठी फिसलती हुई उंगलियां ज़फ़र और सरबत हुसैन के मुताबिक काम इस पल है तेरे जिस्म की उड़ियानी से जैसे तजर्बात से गुज़र कर ही मुयस्सर आती है। और अपने मज़मून को उन्होंने जो है वो मज़ीद आगे बढ़ाया है। मैं उसमें से जो इंतखाब उन्होंने किया है अशार का वो बिलखसूस आपकी जो है वो समातों की नज़र करता हूँ। ज़िंदगी खो न दे मकाम अपना, सारी दुनिया बराबरी से रहे। और ये शेर देखिए, सरहद पार किसी से जब भी प्यार आया हम सायों को यूं ही तोहफे भेजे हैं। और एक चश्मे तर कहीं गुम हो गई, ए मेरी मट्टी तवज्जो चाहिए। बोलना चाहता है हर कोई, बात जैसे कोई ज़रूरी है, और तिरगी का कोई मुस्तकबिल नहीं, और है भी तो बहुत तारीख है। और कई उलझनों का जवाज़ हूँ, कोई राज हूँ, मुझे मुझ पे रहने दे फाश रे ओ मुआशरे। ए खुदाए दिल ओ मुआशरे ओ मुआशरे ओ मुआशरे। इस तरह इसी मज़मून में ऐसी ही एक कैफियत इन्होंने नज़म रती की मोहब्बत में भी महसूस की है और उसका भी उन्होंने बंद जो है वो पेश किया है। इकराम बसरा के कलाम की एक और नुमाया खूबी शाहीन साहब ने इमेजरी की शक्ल में देखी है और वो लिखते हैं कि जो मज़ाहिर आलम का अहाता किए हुए इमेजरी इनके यहाँ मौजूद है वो अपनी जगह एक अलग हैसियत रखती है। इमेजेस में इनके कलाम ज़मानो मकान के तासुरात से और ज़मानो मकान की कैद से ऊपर होकर परिंदों की तरह उड़ते फिरते हैं। और फिर कुछ अशार हैं, वो चांद टूटा हुआ घड़ा था, तस्वीरें देखिएगा, वो चांद टूटा हुआ घड़ा था, वो रात खाली चंगेर थी बस। हम हैं गाँव को लौटते रस्ते, शाम तक वापसी ज़रूरी है। ये अज़ल और अबद तो अब आए, तू हमेशा से ही ज़रूरी है। पहले और ये चीज़ मैं भी यानी जब सुनता हूँ और मुतालिया जिन जिन अशार का और गज़लियात का मैंने कर रखा है, नज़मों का भी इकराम बसरा के यहाँ, तो ये हमेशा जो इनका वेंटेज पॉइंट होता है किसी भी एक मज़मून को देखने के लिए, वो कभी उससे पहले किसी दूसरे ने उस वाली सतह से नहीं देखा होता। ये वो ख़ास चीज़ है, ये ख़ास वो मुकाम है जहाँ पे आके इनका वो जो ड्रामेटिक इनके अंदर एक उसका मौजूद है, ड्रामे का, फ़िल्म का, ये वाला आर्ट का हिस्सा मौजूद है। और वहाँ दूसरी तरफ जो शेरी जहान है इनके अंदर, ये यहाँ नुक्ता इत्तिसाल बनता है जहाँ आके ये मिल जाते हैं आपस में। तो ये भी देखिए कब कि ये कहीं जाए ना जाएं आप, लेकिन
मेरा रास्ता बराबर काटते हैं। फ़कत दरपेश है दर पे नहीं है, न जाने ये तेरा गम है नहीं है। उसकी लुगत में तन्हाई का लफ्ज़ भी है, जिसने हर एक शय के जोड़े भेजे हैं। और ये शेर भी के रास्तों का गरूर तो देखो, जैसे तेरी गली को जाते हैं। और रास्तों का गरूर तो देखो, जैसे तेरी गली को जाते हैं। तो किताब में शामिल एक नज़म को भी शाहीन साहब ने जो है वो बिलखसूस शामिल किया है कि कोई एक दिन चाहिए तुम्हें मेरे और मुझे तुम्हारे सिवा, और इस माहौल को हमारे सिवा। धरती पर उतरे हुए किसी भी दिन से गैर मुशाबे, कोई एक दिन आसमानों की जड़ों से फूटता हुआ, सुनहरी धूप का ताज पहने, इत्मीनान से लबरेज, आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ की जंग से बेनियाज, असलहे की असलियत से बाखबर, मुनाफ़क़तों की राहतों से गैर आलूद, किसी नादम के दिल की तरह मुलायम, किसी यतीम के आंसुओं की तरह मुक़द्दस, किसी पैगंबर के नक्शे कदम पर चलता हुआ, किसी दरगाह पर बैठे कबूतर जैसा। कोई सूफ़ी दिन, कोई एक दिन आदमी के बनाए हुए खुदा से पाक, खुदा के बनाए हुए आदमी के साथ कोई एक दिन चाहिए। और उसके बाद वो इसे जो है ये कहते हुए कि मैं इससे ज़्यादा नहीं लिख सका, मज़मून को बंद करते हैं। तो मैं इकराम बसरा को दोबारा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये हमारे लिए ख़ुशी की बात है कि हम भी इस महफ़िल में शरीक हैं और कमाल करते हैं। इश्क वाले के इकराम बसरा को आज यहाँ खुशामदीद भी कह रहे हैं और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत मज़मून शाहीन अब्बास साहब का, और बहुत खूबसूरत अंदाज से पढ़ा शबीर साहब ने। मलमल रेशम खद्दर अच्छा लगता है, कुछ भी पहनो तुम पर अच्छा लगता है। इतना अच्छा शायद ही कुछ लगता हो, जितना तुमको छूकर अच्छा लगता है। अपनी ही तरस के शायर हैं। इनकी किताब की खुशी इसलिए भी है कि मैं अभी बात कर रही थी कि 30 बरस की उम्र में भी किताब लिखनी चाहिए, 40 बरस की उम्र में भी लिखनी चाहिए। जब बंदा पलट कर देखता है तो अपने मुख्तलिफ इरा को अपनी किताब के अंदर देखता है। अब मैं जिन्हें बुलाना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत कम अरसे में सहाफ़त की दुनिया में न सिर्फ अपना नाम पैदा किया है, बल्कि वो पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत एंकर्स में शुमार होते हैं। जनाब मुजीबुर्रहमान शामी साहब के साथ भी उन्होंने काम किया और अपना एक नाम बनाया। जनाब अजमल जामी साहब तशरीफ़ लाएँ और इकराम बसरा के फ़न और शख्सियत के हवाले से बात करें। एक तो जब मोहतरमा सूफिया साहिबा इससे पहले खाकसार का ज़िक्र खैर फरमा रही थी, तो मेरा ख़्याल है गलती से मुझे अजमल शामी कह गई। शामी साहब के प्रोग्राम एग्जैक्टली। तो ये वो मसला है दकीक जो हल करते करते मुझे कम से कम 8 बरस गुजर चुके हैं और अभी तक ऐसी महाफिल में भी शाम और जाम का फ़र्क नहीं लोग महलूज़ खाते रख सकते। हालांकि ये लाजिम व मलजूम है, लेकिन बहरहाल इसमें एक बारीक फ़र्क है जो मोहतरमा सोफिया जैसी जो अदब शनास शख्सियत उनको तो रखना चाहिए था। तो उस्ताद इकराम आरफी, ये मेरा गिला है जो मैंने आपकी खिदमत में यहाँ बड़ी महफिल में पेश कर दी। ठीक है सर। एक बात फिर अजमल जामी साहब। तो ऐसा है कि जनाब ताबिस साहब की गुफ्तगू के बाद मुझे नहीं लगता कि मज़ीद कुछ कहना मौसर होगा। मैंने रात एक मज़मून इकराम बसरा की शायरी और उसकी शख्सियत के ऊपर बांधा, तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने उसे फाड़ दिया।
कि अगर मुझे अपने 20 साल पुराने दोस्त इकराम बसरा के ऊपर लिखी हुई इबारत पढ़नी है फ़े अजमल जामी लख दी लानत। और फिर मुझे दूसरी खुशी इस बात की हुई, एक और अहम बात ये इस किताब की तकरीब रूनुमाई की कि इसमें एक बड़ा प्योर जो हमारे यहाँ रिटोरिक ओरिएंटेड बुक लॉन्च हुआ करती हैं, ये अनलाइक दोज बुक लॉन्च। हम उमूमन कसीदे पढ़ते हैं, लिखी हुई इबारात पढ़ते हैं, लफ्ज़ों की तकरार करते हैं और भारी भरकम लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए शायर ख़ुद सोचना होता है कि मेरे बारे गल की जा रही है, जो कलाम जिस तरह उसको पेश किया जा रहा होता है हदिया। जी हाँ, तो मेरा ख्याल अच्छी बात यह है कि इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखा गया है और ओपन एंडेड इस मजलिस को रखा गया ताकि इनके जो पुराने जानने वाले हैं वो इजहार आके करें। असातिज़ा ने तो इजहार कर दिया। अब अर्ज़ ये है कि ये जैसे ताबी साहब फरमा रहे थे कि कोई किस्सा 20 बरस का है हमारे ताल्लुक़ का। यूनिवर्सिटी में हम इकट्ठे थे, ये मास्टर्स कर रहे थे, हम BS ऑनर्स कर रहे थे, ताल्लुक़ तब से। तो मैं हूँ या अंजुम फ़ारूक हूँ या नवीद अनवर हूँ या दीगर दोस्त, बशमुल ताबी साहब जो हमारे उस्ताद तब भी थे और भी हैं, रहेंगे, हम बहुत इसरार किया करते थे कि साहब आप किताब छापें। तो ये हमेशा जब हम किताब छापने की कहानी खोलते थे तो ये हमें कोई नई कहानी सुनाना शुरू कर देते थे, भागते थे। बिलाखिर इन्होंने किताब छापी। मुझे याद है कि मैं और अंजुम सबसे ज़्यादा इसरार किया करते थे और अब चूँकि इकराम ने पहल कर दी तो मुझे उम्मीद है चंद महीनों बाद अंजुम की किताब भी मंजर आम पर आ जाएगी। दूसरा, इस किताब की जो मुझे सबसे खूबसूरत बात लगी वो इकराम की तस्वीर तो नहीं है वो इस किताब का बहसियत मजमूई रिवायती किताबों से मुख्तलिफ होना है। मसलन इसमें कोई फूल बोटे, कोई फुलझड़ियाँ, कोई दिबाचे, कोई इक़्तिबास, कोई तितलियाँ, कोई परिंदे, ऐसा कुछ नहीं है। भाई ये किताब है, इसे जब आप खोलेंगे तो आपको शायर का तारुफ मिल जाएगा उसकी शायरी के ज़रिए और आप ख़ुद उसे जज करें शायर कैसा। उसके लिए मुझे 50 सफ़े पहले ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये इन्होंने एक नई रीत जिसको ऑप्ट किया उस पर इनको दाद मिलनी चाहिए। दूसरी अहम बात, अब इस किताब में लिखा क्या है इकराम ने, चूँकि मेरा इनसे वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों ना अल्लाह वास्ते दा वैर होंदा है तो कुछ ना अल्लाह वास्ते दा प्यार होंदा है। सो ही फॉल्स इन द सेकंड कैटेगरी जब मेरा इनसे ताल्लुक़ आएगा। हमारे अहबाब और हमारे कुछ वाकफ़ान हाल ये बताते हैं कि इस खाकसार में और इकराम बसरा में कोई शायरी के अलावा दीगर अमूर में कोई 80% ममासलत है और देखने में तो शेख लगते हैं इकराम साहब और जो बाकी मानदा 20% इख्तलाफ है वो इस बात के ऊपर है कि चलें साहब आप इकराम तो थे ही, ये बसरा हो के आप शायर कैसे हो गए? ठीक भाई, जामी हो के कोई बंदा ऐसी बात करे समझ आती है, तो बसरा हो के। अच्छा, अब इनकी इस किताब में जहाँ हमें जनाब गुलजार साहब का रंग और उनसे अकीदत दिखाई देती है, वहीं टैगोर की अज़मत और उसका फ़न जो है उसका एतराफ़ करता हुआ भी इकराम हमें दिखाई देता है। वहीं इनका एक आर्ट का प्रोफेसर है, आर्ट बोरिका, उसके नाम भी एक नज़म इन्होंने की हुई है, रत्ती जना का भी ज़िक्र हुआ। अमूमन हुआ ये क्योंकि सहाफ़त से इनके करियर का आगाज़ हुआ। हमारे साथ ही एक्सप्रेस में वी वर कुलीग्स टुगेदर जब हमने अपना करियर शुरू किया, अभी तालिब इल्म भी थे। अच्छा, ये मैं जो जितने भी हाज़रीन उनकी खिदमत में एक बड़ी अहम और एक संजीदा बात करने लगा हूँ, आपकी तवज्जो चाहूँगा। अमूमन होता है ऐसा है कि सहाफ़त जब आप शुरू करते हैं तो सहाफ़त शायरी पे गालिब आ जाती है, क्योंकि सहाफ़त डे टू डे और 24/7 का काम है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल 2 जयद हस्तियाँ हैं, जनाब नज़ीर नाजी और जनाब अब्बास अतर शाह साहब। दोनों बला के शायर थे और मेरा ख्याल ताबी साहब भी इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि क्या बड़ी शायराना शख्सियात थीं दोनों, यानी नज़ीर नाजी साहब भी और अब्बास ताबी साहब भी। लेकिन सहाफ़त शायरी पे गालिब आ गई। तो बसरा साहब इस हवाले से खुशबख्त हैं कि
ये सहाफ़त से बर वक्त पर्दापोशी कर गए और जो उनकी आर्ट, लिटरेचर की, ड्रामा की, राइटिंग की या शायरी की जो सिन्फ थी उसको उन्होंने ऑप्ट किया और बिलाखिर ये कलाम हमारे सामने है। बसरा साहब के 2-4 मुंतखब नमूने जो मैंने मुंतखब किए, लेकिन सहाफ़त उन्होंने छोड़ी। शायरी में अलबत्ता इनके अंदर का सहाफ़ी हमें जा बजा ज़िंदा दिखाई दिया है। चाहे वो दहशत गर्दी से मुतासरा मुआशरे की सूरत हाल का बयान हो, टीवी स्क्रीनों पर चलने वाली आहो बुका हो, या मुआशरे के दीगर वो अमूर हों जो सिर्फ सहाफ़ी की आंख देख सकती है, तो वो इनकी शायरी में हमें दिखाई देती है। चंद नमूने के तौर पर चीज़ें जो आपके खिदमत पेश करूँगा मैं, अगर आप इजाज़त दें। अगर खुदा है तो जंग क्यों है, अगर खुदा है तो जंग क्यों है, हयात लोगों पे तंग क्यों है, कपास के फूल चुनने वालों तुम्हारी किस्मत में नंग क्यों है। क्या बात। और एक शेर लिखते हैं कि हर एक मसनत को तर्क करके मलंग आखिर मलंग क्यों है। सब एक दूजे से मुख्तलिफ हैं तो खून का एक रंग क्यों है। तो यही नहीं बल्कि बसरा साहब ने जो अपने उस्ताद आर्ट बोरिका को जो इन्होंने खराज तहसीन पेश किया, बड़ा लाजवाब, ज़रूर पढ़िएगा। जब मैंने गुलजार का जिक्र किया तो देखिए कैसे उनकी झलकियाँ इनके यहाँ दिखाई देती हैं। सागर पानी, दरिया पानी, बारिश पानी, बादल पानी, पर वो पानी पानी कब है जब हो जाए काजल पानी। तो रिना मारिया रिल्के मुझे बड़े पसंद रहे हैं। उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी जिसका उन्वान है लेटर्स टू यंग पोइट। तो जब मैं बसरा साहब की शायरी देखता हूँ और वो किताब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये रिल्के ने जो यंग पोइट को जो खतूत लिखे थे, जिसमें फ़लसफ़ा भी था, सहाफ़त भी थी, तनकीद भी थी, मोहब्बत भी था, मिट्टी से जुड़ी मोहब्बत भी थी, तो सबके अमली सूरत, अमली रंग मुझे बसरा साहब की किताब में दिखाई देते हैं। टैगोर से लेके मुकामी जो लेजेंड्स हैं उनका पास उन्होंने रखा, लेकिन चूँकि ख़ुद इन्होंने आलमी अदब पढ़ रखा है तो इनके यहाँ मुझे विल्स्लॉ शिम्ब्रोस्का जो पोलैंड की शायर हैं, नोबल मिला, उनकी तर्ज की नज़म भी मिली, और मुझे कैटी फोर्ड जो जहाँ पढ़ाते हैं उस मुल्क से उनका ताल्लुक़ है, उनके यहाँ की तनकीदी नज़र भी दिखाई दी है। अब वो मौका महल नहीं है, वरना मैं आपको तफसील से बयान करता अपनी नाकिस राय के ऊपर, लेकिन बसरा साहब आपने किताब छापी, बिलाखिर हमारी बात और हमारी जो मांग थी आपसे एक अरसे से, उसका आपने पालन किया और उस पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये तमाम लोग आपके बड़े मशकूर हैं कि आपने वक्त निकाला, अपनी पुरस्रारियत से आपने कुछ लम्हे हम सबको अता किए। ताबी साहब वो पुरस्रारियत के ऊपर जो उसका जो भेद है वो मैं एक मजमून की सूरत में खोलूँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। अब मुझे इजाज़त मिल गई इनसे, बहुत मुबारक हो आपको। गुलजार साहब। इकराम बहुत बोलता है और बहुत लिखता है, इसका जहन कभी चुप नहीं होता, इसलिए कलम भी नहीं रुकती। मैं सोचता था अगर इसके और ईमेल पर भी लिखता है, शायद खुद ही से मुखातिब रहता है, उसका एसएमएस सामने कागज़ कलम ना हो तो क्या करेगा। अब वो ईमेल बॉक्स भर गया होगा मगर इसका जी नहीं भरा होगा। आजकल वो किसी और का ईमेल बॉक्स भर रहा होगा। इश्क से फुर्सत कहाँ दिन रात में, वक्त से कह दो रहे औकात में। बारीक बहुत है। एक लड़की मेरी चुप से बाखबर, नाम लेती है मेरा हर बात में। इकराम फिल्म का तालिब इल्म है, मुंबई में पढ़ रहा है और सीख रहा है, इसलिए उसकी शायरी में इमेज बड़ा नुमाया नज़र आता है। अब तो आते होंगे कब के भेजे हैं, मैंने तुमको लेने रस्ते भेजे हैं। अब तो आते होंगे कब के भेजे हैं, मैंने तुमको लेने रस्ते भेजे हैं। अमन की खातिर इतना ही कर सकता था,
मैंने जंग में अपने बेटे भेजे हैं। इकराम के लहजे में एक बेतकल्लुफ़ी है जो कमाल की है। शेर सहल लगते हैं, बेसाख्ता लगते हैं और बुलबुलों की तरह हथेली पर पड़ते ही हंसते हैं और फूट पड़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी एक पढ़ा तो वो उन्होंने लिखा है गुलजार साहब ने, सागर पानी, दरिया पानी, बारिश पानी, बादल पानी, पर वो पानी पानी कब है जब हो जाए काजल पानी। हिंदुस्तान आया है और बग़ैर किसी सियासत के झमेले में पड़े कितनी खूबसूरती से बात करता है, और वो भी बेतकल्लुफ़ी के साथ। अच्छा, ये चूँकि बारीक बहुत है और चश्मे के बावजूद मैं नहीं पढ़ पा रहा, तो फ़िलहाल इसी का लुत्फ़ लीजिए और इकराम को मुबारकबाद पेश कीजिए। अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा साइमा आफ्ताब साहिबा से तशरीफ़ लाएँ, और वो भी हमारी मुश्तरका पुरानी दोस्त हैं, तो इकराम के हवाले से अपनी गुफ्तगू हमारे साथ साझी करें। अस्सलाम वालेकुम। इज़हार ख्याल के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई मुनासिब बंदा नहीं हूँ मैं। इशारा किया था कि ना बुलाएं जी, पर इशारा अक्लमंद के लिए होता है। मैंने फिर भी बुला लिया। इकराम बसरा से मेरा ताल्लुक़ फ़ेसबुक से बना और बाद में मालूम हुआ कि इकराम बसरा मेरे इलाके सरगोदा से ताल्लुक़ रखते हैं, और उस लिहाज से आप समझ लें कि ऐसे लगा जैसे बहुत पुराना है ताल्लुक़, और कई हमारी सरगोदा वालों की खसलतें और हरकतें जो हैं वो हम में कॉमन हैं, और हमारा वो समझ लें कॉमन ग्राउंड है। इकराम बसरा साहब से किताब की फरमाइश मैंने तो नहीं की, तो मैं पीछे रह गई इस दौड़ में। लेकिन बाकी लोगों ने, उनके दोस्तों ने, पुरानों ने बताया है कि वो काफ़ी अरसे से इसरार कर रहे थे। शायरी हमेशा इकराम बसरा साहब की जो है लहजा इतना मुख्तलिफ है, और वही बात कि इतना बेतकल्लुफ़ है, इतना सहूलत से वो शेर कहते हैं, ख़ास तौर पे छोटी बहर में, और बहुत मुतासिर कुन मेरे लिए है। इनके कई शेर जो हैं हम उनका लुत्फ़ लेते रहते हैं। जब पाकिस्तान आते हैं इकराम बसरा तो हमारी कोशिश होती है कि हम मिल बैठें और इनकी शायरी का लुत्फ़ लें और कुछ दोस्तों को इकट्ठा भी करें। इस बार हमें एक्चुअली बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये किताब को इसी तरह अचानक से सामने ले आएंगे, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इनको बहुत मुबारकबाद पेश करूँगी। मेरी अपनी भी सूरत हाल ये है कि किताब अभी तक नहीं आ सकी, तो इस सिचुएशन में भी मैं रिलेट कर सकती हूँ आपके साथ, और अगर आपने इब्तदा की है तो उम्मीद करती हूँ कि शायद मैं भी इसको कहीं पाया तकमील तक पहुँचा सकूँगी। आपके लिए बहुत नेक तमन्नाएं, और मैं ये उम्मीद करूंगी कि इंशाल्लाह अब अगली किताब का सफ़र इतना लंबा नहीं होगा। अगर आपके पास मवाद है तो ज़रा जल्दी इन किताबों को ले आइए, और आपके लिए बहुत दुआएं। बहुत शुक्रिया। और इकराम की शायरी और शख्सियत के हवाले से हम सब ने बातें की, तो जीसी में उनके उस्ताद थे और ख़ूबसूरती और हुस्न खूबी की भी बात हुई, तो तबर्रक के तौर पर मैं चाहूँगी कामरान शाहिद साहब तशरीफ़ लाएं, चंद जुमले अपने शागिर्द के हवाले से हमसे बात करें। जनाब मुमताज़ सहाफ़ी, बहुत उम्दा एंकर, बेखौफ बेखतर बात करने वाले जनाब कामरान शाहिद साहब। एक्चुअली किताब इन्होंने मुझे भेजी नहीं, मुझे तो हुक्मनामा आया वहाँ से। मैं इनकी किताब पढ़ के आता तो इनकी शायरी पे ज़रूर बात करता, और बड़ा अच्छा लगा जिस तरह गुलजार साहब से मेरी मुलाकात रही। बड़ा आला पाया कि शायर भी हैं और इंसान भी। यहाँ आकर अब्बास ताबिश साहब बड़ी खुशी हुई इस जगह को देखकर। आप अक्सर मुझे कहा करते थे, तो आज मैं आ गया इधर। बहुत आर्टिस्टिक जगह है, और पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ ना पढ़ने का रवाज है अब, और लिखने का रवाज भी बहुत ख़त्म हो चुका, वहाँ बहुत डेयरिंग एफर्ट है। और जितने इशार आपके मैंने सुने बहुत ही खूबसूरत, बड़े दिल को लगे। और आप जैसे लोगों को देखकर, नौजवानों को जो इतना बड़ा इनिशिएटिव इस कंट्री से होते हुए लेते हैं, पढ़ने में, लिखने में, तख्लीक करने में, दिलों तक उतरने में अपने इशार के ज़रिए, बहुत एप्रिशिएबल है। और ये सारा जो माहौल है यहाँ का, एक दफ़ा फिर ताबिश साहब, मुझे तो इतनी खुशी हुई यहाँ के, मुझे लगा कि शायद गालिब के दौर में भी इस तरह ही सिर्फ माइक्स नहीं होंगे, वरना माहौल ऐसे ही होता होगा, जब लोग बैठते होंगे और
एक यहाँ आम नहीं है और एक यहाँ गालिब नहीं है, बाकी सब कुछ माहौल वैसा ही है। बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। बहुत खूबसूरत और बड़ी बरजस्ता गुफ्तगू कर रहे थे कामरान शाहिद साहब। और अब वो मुकाम है, एक शायर जो है उसके अंदर एक बड़ा शर्मीला इंसान भी होता है। जब से ये प्रोग्राम हमने तरतीब दिया, इकराम मुझे बार बार यही कह रहा था कि बस दोस्तों के साथ इकट्ठे बैठना है, बस कोई ज़्यादा बात नहीं करनी। मैं पूछ रही थी कौन कौन मुकर्ररीन है, नहीं कोई ख़ास नहीं, बस सारे कुर्बत में हम बैठे, बस ये इतना काफ़ी है। तो आज हम चाहते हैं उस शर्मीले इंसान से कि वो दर हकीकत इकराम बसरा कौन है, किन गलियों से चलता हुआ कहाँ तक चला गया, कौन से ख्वाब हैं। इतना तो हम जानते हैं कि तखरीब का रास्ता सिर्फ तख्लीक ही रोक सकती है, ना बंदूकों से, ना भाले से, ना तलवारों से। तखरीब कारी अगर रुकती है तो तख्लीक से, और हर तख्लीक कार का एहतराम होना चाहिए, क्योंकि मुआशरे के लिए वो बहुत ज़रूरी है और आने वाले ज़मानों के लिए भी एक तख्लीक कार ही है जो अमन का पैगाम देता है, जो तखरीब कारी से दूर करता है। और एक ऐसा बंदा जो अमन और मोहब्बत और पाकिस्तान की शनाख्त लेके मुल्क दर मुल्क फिरा है, और ख़ुसूसन भारत जिसके साथ हमारा कन्फ्रंटेशन है वहाँ भी अच्छी यादें तामीर करके आया है। इतनी खूबसूरत शेर कहता है, फ़िल्म मेकिंग में उसका नाम है, और प्रोफेसर के तौर पे वो पढ़ा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में। तो हम बड़े एहतराम, बड़ी मोहब्बत के साथ आज चाहेंगे कि वो अपने बारे में, अपनी शख्सियत के बारे में और अपनी खूबसूरत शायरी, कलाम शायर बज़ुबान शायर, और ये खूबसूरत लम्हात कैद कीजिए कैमरे में। मैं बुलाना चाहती हूँ, दावत देना चाहती हूँ, मुल्तमिस हूँ जनाब इकराम बसरा साहब को। भरपूर तालियाँ। बड़ी मेहरबानी सोफिया जी। इतने सारे शायर मौजूद हैं इस कमरे में, और मज़ेदार बात यह है कि माहौल फिर भी अदबी है। बड़ा मज़ेदार माहौल है जी। और मैं ज़ाहिर है शुक्रिया से शुरू करूँगा बात। ताबिश साहब हैं, पिछले इतने साल में जब भी इनसे बात हुई इन्होंने यही कहा कि यार अब अपनी किताब ले आओ। और दोस्त हैं जो मतलब जब भी जिससे बात हुई वही बात करते थे कि यार किताब आ जानी चाहिए अब, और किताब आ गई है। जैसे कहते हैं कि किताब शुरू तो हम करते हैं लेकिन ख़त्म उसको पढ़ने वाले करते हैं। गज़लें नज़में शुरू हम कर देते हैं लेकिन क़ारीन उसको कैसे देखते हैं, कैसे ये उन तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती, बाद में ये चीज़ें तय होंगी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेनियाज़ हूँ इस पूरे सिलसिले से। मेरा ताल्लुक़ जो है वो उर्दू से है, मेरा इश्क जो है वो शायरी से है। और एक और मज़ेदार बात यह है कि उर्दू शायद दुनिया की वाहिद ज़बान है जिसमें जो लफ्ज़ जीभ के लिए बोला जाता है वो भी ज़बान है, और जो लफ्ज़ बोली के लिए बोला जाता है लैंग्वेज वो भी ज़बान है। तो ये एक सिर्फ़ हमारी वर्बल रियलिटी नहीं है, एक हमारे एक ठोस शक्ल में हमारे जिस्म का हिस्सा है और मरते दम तक हमारे साथ है। और तो बहरहाल मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। कामरान सर मेरे उस्ताद हैं, मैं बड़ा इस बात पे बड़ा प्राउड हूँ कि यहाँ बैठे हैं। वैसे तो उन्होंने मुझे एक बार गलत साइड से सीढ़ियाँ चढ़ने पर फ़ाइन किया था, उस दौर में 500 गवर्नमेंट कॉलेज में। और तो बहरहाल मैं बड़ा इस बात पे भी प्राउड हूँ कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ। इस बात पे बड़ा फ़ख्र है मुझे कि ताबिश साहब इतनी मोहब्बत देते, शाबाश देते हैं। गुलजार साहब का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ऐसे शाबाश दी, मोहब्बत दी। एक और मेरा दोस्त जवाद यहाँ मौजूद नहीं है, वो इस किताब में तकरीबन हर चीज़, बल्कि अभी भी शायद ये किताब उसके पास जाएगी, वो कहेगा यार ये फ़लाँ चीज़ इसमें से मिस हो गया, वो तुमने क्यों नहीं शामिल की। जवाद शेख मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। साइमा है, मैं अभी बैठे हुए हम बात कर रहे थे कि लास्ट टाइम जब मैं आया तो एक नशिस्त थी और बड़ी मज़ेदार नशिस्त थी, सारे शायर दोस्त थे उसमें। लेकिन जो सबसे उसकी खूबसूरत बात थी वो ये थी कि नशिस्त के बाद मैं, सोफिया जी, साइमा और शबीर भाई बैठे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था यार अगर मैं लाहौर में होता तो ये इस तरह की नशिस्तें होती, यही लोग मेरे आसपास होते, मतलब महीने में बेशक एक बार, लेकिन इस तरह मुलाकात होती जो वहाँ पे मुयस्सर नहीं है। मैं जिस स्टेट में हूँ वहाँ पे पाकिस्तानी नहीं हैं, जो कि
अक्सर तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं है, ठीक ठीक है लेकिन ये है कि ये कमी रह जाती है हमेशा। और बाकी शायरी है, एक आप ये समझ लें कि रिल्का की बात कर रहे थे मेरे दोस्त अजमल जामी। रिल्का की एक बड़ी खूबसूरत नज़्म में से एक लाइन है कि द पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ टू बी डिफीटेड बाय ग्रेटर एंड ग्रेटर थिंग्स। और तो मुझे लगता था कि ठीक है, एक नज़्म है, एक गज़ल है, कोई बात है, कोई कथा है आपके सामने आया है, और तो आप किस हद तक इससे शिकस्त खाते हैं, किस हद तक कामयाब होते हैं। और तो वो सबसे बड़ी कमाई ये प्रोसेस है। मैं वो तो नहीं हूँ कि ये कहूँ कि ये कोई ऊपर से आता है या कोई ये वही है, लेकिन ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से बैठे बैठे कर लें। और तो मैं बड़ा लकी फ़ील करता हूँ कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, और फिर इस चीज़ की वजह से आप लोग मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ इस बात पे। और एक और चीज़ जो मैं सोच रहा था कि सहाफ़त पे बात हुई, ज़ाहिर है मैं यहाँ पे हूँ, ये सारे दोस्त सहाफ़त की वजह से मेरे दोस्त हैं, और मैं भी अभी भी उस लाइन में हूँ। ज़ाहिर है अभी किसी चैनल में नहीं हूँ उस तरह से, लेकिन जो वक्त गुज़रा है पाकिस्तान में और जो पाकिस्तान पर गुज़री है, मैं बड़ा मुझे अफसोस होता है इस बात पर कि इस बार भी जब 16 दिसंबर 14 दिसंबर गुज़री तो वो किसी एक दो चैनल्स पे कोई शायद आखिरी खबर थी, 140 बच्चे हमारे शहीद हो गए। लेकिन मैंने पूरा ऑब्ज़र्व किए उस दिन सारे न्यूज़ चैनल्स, तो मैंने कहा यार ये 10 साल में हम कितनी जल्दी भूल गए हैं ये बातें। 70-80 हज़ार लोग अगर वो चले जाएं किसी जगह से, मतलब आप देखें कि कितने हॉस्टेजेस हैं और कितनी बात हुई उन पे, कितना ववेला हुआ, और 70-80 हज़ार लोग, एक एक बाप के 8-8 बच्चे अगर वो चले जाएं तो कोई बात ही नहीं है। हम कितनी जल्दी उन चीज़ों को ऐसे ही बस नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गए। पता नहीं शायद ये अच्छा है और शायद ये बुरा है, लेकिन अभी जब मेरी बात होती है टीनेजर्स से तो उनको तो कोई आइडिया ही नहीं है, वो किसी और दौर में आए हैं। और तो हमने वो चीज़ें देखी हैं। मुझे बड़ा याद है, मेरे एक दोस्त हैं बिलाल हुसैन, मैं जियो में था उन दिनों, और हम पीटीवी जाते थे विजुअल्स लेने के लिए, जो सरकारी विजुअल्स आते थे, और रास्ते में 3 चेक पोस्ट थी, तो मैं अक्सर जियो से पैदल ही चला जाता था, पैदल ज़्यादा मतलब कम टाइम लगता है वहाँ पहुँचते हुए। तो एक दिन हम वापस आ रहे थे, और तो बिलाल से वो जो मैरियट के सामने गार्ड्स हैं, किसी ने सिगरेट मांगा या कोई बात हुई, तो हम खड़े हुए हैं, उन वो जो गार्ड्स थे बाहर, थोड़ी देर उनसे बात हुई, और हम आगे आ गए तो 2 घंटे बाद उसी जगह पे ब्लास्ट हुआ, और वो जितने गार्ड्स थे वो सारे के मतलब नामो निशान ही उनका बाकी नहीं रहा। और तो इसी तरह मूसा खान थे हमारे दोस्त, मेरे कुलीग थे, एक दिन उनके साथ लंच हुआ, अगले दिन पता चला कि उनके सीने में किसी ने 36 गोलियां मार दी। और तो वो सहाफ़त, मैं बैठा हुआ गालिब पे रिपोर्ट लिख रहा हूँ, मेरा मतलब एक ऐसा इश्क था गालिब से कि उनका पूरा दीवान मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ है। बैठा हुआ हूँ, बड़ा खुश हूँ कि यार आज गालिब का दिन है, इस पर रिपोर्ट लिखनी चाहिए। थोड़ी देर बाद खबर आती है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई। तो आप बैठे हुए हैं, पूरे का पूरा वो जो न्यूज़ रूम की एक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है। और तो वो सहाफ़त, पता नहीं यार, मैं बड़ा खुशकिस्मत। फिर इंडिया है, एक और बात मैं ये ज़रूर करना, मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ है, जेलम से मुझे किसी ने मैसेज किया कि आजकल आप पाकिस्तान आए हुए हैं तो प्लीज़ हमारे पास भी आएँ, मैं फ़लाँ कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो फिर उनका अगला मैसेज आया कि इंडिया से कोई भी आए तो हम तो बहुत प्यार देते हैं। तो मैं क्या यार, मुझे लगा शायद अमेरिका की बात कर रही हैं वो। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इश्यूज़ पे बात करना ख़त्म कर दें। 5 साल में देखें कोई इशू है ही नहीं। जितने लोग मिले हैं वहाँ पे, जितने आर्टिस्ट मिले हैं, वो इतना प्यार देते हैं, वो इतने मज़ेदार लोग हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं या पाकिस्तान की सोसाइटी को समझना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, तो वो बग़ैर इंडिया को समझे हम नहीं समझ सकते। आपने बात करनी है हिस्ट्री की, हमारी हिस्ट्री भाई, अब कैसे, अब इंडिया, लफ्ज़ इंडिया देखें, इंडस से निकला है, ठीक है, इंडस किधर है, पाकिस्तान में। तो अगर अभी अगर कोई इंडिया है वो तो ये इंडिया है, ठीक है, वो इंडिया तो है ही नहीं। तो इसलिए
ये बातें या ये जो फ़र्क ठीक है, मतलब मैं तो समझता हूँ कि मैं बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर जो हैं वो ही वॉज़ बॉर्न इन आई थिंक 49, तो वो तो पाकिस्तान की पैदाइश है और वो बड़े स्टॉन्च एक सॉलिड किस्म के पाकिस्तानी हैं, कभी सवाल नहीं खड़ा करने देते कोई, बिल्कुल एक आप उनके सामने कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि गुफ्तगू हो जाए पाकिस्तान के किसी भी इशू पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हम आर्टिस्टों का एक ज़िम्मेदारी है कि हम देखें, थोड़ा सरहद के पार झांक कर देखें, और जो एक कॉमन हमारी ग्राउंड्स हैं और इतना कुछ कॉमन है कि मतलब आप किसी भी और मुल्क के साथ वो हो ही नहीं सकता जो इंडिया के साथ है। तो बहरहाल ये कुछ बातें थीं जो मैं सोच रहा था कि चलो, मतलब पता नहीं हो गई हैं मुझसे, मैं तो बड़ा कंफ्यूज था। इतनी मज़ेदार बातें जामी साहब ने, कामरान सर ने शाबाश दी, सोफिया जी ने इतने जो है वो बड़े बड़े अल्फाज बोले, ताबिश साहब का थापड़ा शुरू से मैं उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से मौजूद हूँ जिसने ताबिश साहब का मुशायरा इंडिया में भी अटेंड किया हुआ है, पाकिस्तान में ढेर सारे किए हुए हैं और अमेरिका में भी किए हुए हैं। तो वो जितना ये हमें नज़र आते हैं या जिस आसानी से हमें ये दस्तयाब हो जाते हैं, ये उनकी मोहब्बत है। अदरवाइज़ आप यकीन करें कि जो मुशायरे इनके हैं बाहर, या जिस तरह लोग इनका इंतज़ार करते हैं, इनको देखते हैं, इनके बारे में बात करते हैं, घंटों लगाकर इनकी वीडियोस देखते हैं, मेरा ख़्याल है अगर हम थोड़ा सा उसको देखें तो ये जितनी हमें इनकी कदर है कोई इससे कोई 100 गुना ज़्यादा हो। और तो साइमा बड़ी मोहब्बत देती हैं मुझे हमेशा, और बड़ा एक मुझे अब अपनाइत होती है, इसी जैसे पुराने कॉलेज के दोस्त होते हैं इस तरह से हैं। एक और जो बड़ी स्पेशल चीज़ है आज की गैदरिंग की, मेरा भतीजा पहली बार मोहम्मद जो है वो ये अभी 12 साल का है, लेकिन मेरी जितनी हाइट होगी इनकी, और ये आया है जैन, मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है, और ढेर सारे दोस्त हैं, इकराम आरफी हैं। अच्छा, ये टाइटल पे बात हो रही है, चलें मैं अब ये भी थोड़ी सफाई दे दूँ। ये इस्तांबुल सफाई, अच्छा सबसे पहले एक और सफाई दूँ, ताबिश साहब का जो जुमला मैंने निकाला वो मतलब वो जुमला आप ये देखें, वो शुरू ये था, ये भी बड़ापन है इनका, वो शुरू इस तरह से हो रहा था कि इकराम बसरा ने मुझे इस काबिल समझा। तो मैं कभी भी ये गुनाह नहीं कर सकता कि मैं ये, इन्होंने बड़ेपन में वो बात कर दी, लिख दी कि वो मैं बात अब उस तरह से वो उसमें, तो मैंने इनको बताया कि मैंने कहा सर ये मैंने ये चीज़ एडिट कर दी है। तो आप ये नहीं समझिएगा कि कोई पता नहीं कोई बात ऐसी थी जो मैंने एडिट की, इसमें से कुछ भी एडिटेड नहीं है। और ये तस्वीर एक साउथ अफ्रीकन राइटर है, उन्होंने खींची थी इस्तांबुल में एक स्टेज पर काफ़ी साल पहले। और तो वो मैं अच्छा ठीक है, मैं एक और बात मैं ये करना चाहता हूँ कि ये किताब आ गई बड़ी उजलत में, मतलब ज़ाहिर है इतने साल से इतना मवाद मेरे पास पड़ा हुआ था। 3 किताबें, एक मैंने वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोइट है उनकी ट्रांसलेशन की है, एक नावल है जो रेडी पड़ा हुआ है मेरे पास, और एक दो और चीज़ें हैं जिन पर थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है। कुछ प्लेज़ हैं, एक प्लेज़ की कलेक्शन है जो अमजद सलीम साहब छापना चाहते हैं, 6-7 प्लेज़ हैं उसमें, उनमें से 3 अमेरिका में प्रोड्यूस भी हुए हैं। और तो ये किताब जो थी, आपको मैं सच बताऊँ, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट जितने लोग इसकी डिमांड कर रहे थे मुझसे या मुझे हुक्म दे रहे थे, वो ये थी कि मुझे छुट्टी चाहिए थी यूनिवर्सिटी से, ठीक है मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा जी मेरी किताब का लॉन्च है तो आप मुझे जाने दें। और तो वो मैं मिलना चाह रहा था आप लोगों से, घर वालों से, यहाँ एक मेरी प्रमोशन ड्यू है, और अब मेरे जो वहाँ पे टाइटल है उसके साथ एक और चीज़ उन्होंने लगा दिया, लिटरेरी स्पेशलिस्ट। हम सारा एक साल में एक बार को 3 महीने की एक रेजिडेंसी करवाते हैं वहाँ पे, जिसमें कोई 50-60 मुल्कों से हर साल राइटर्स आते हैं। हमारे पास 3 नोबेल प्राइजेज़ हैं, कोई 64 पुलित्ज़र प्राइजेज़ हैं, तो वो एक बड़ी जन्नत है राइटर्स के लिए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो जितने लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं वो सारे के सारी एप्लीकेशंस आती हैं, हम उनको देखते हैं। वो टाइटल लगा दिया उन्होंने लिटरेरी स्पेशलिस्ट का। स्पेशलिस्ट बड़ा एक भारी लफ्ज़ है, लेकिन फिर भी एक चले मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि चलें इतना, मेरी मतलब नौकरी ही मेरी यह है कि मैंने नज़में पढ़नी है, अफसाने पढ़ने हैं, नावल पढ़ने हैं, शायरों से मिलना है, उनसे बात करनी है। और तो बहरहाल मैं एक बार फिर आप सबका फ़र्दन अंजुम फ़ारूक मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा है, रात को हम बैठे हुए थे और इस चीज़ पे बात हो रही थी कि इस किताब में जो सबसे पुरानी नज़्म है वो 2004 जून में मैंने अपने गांव में लिखी थी, और बाहर टेम्परेचर कोई 45 के करीब था। और जो सबसे आखिरी चीज़ इसमें शामिल है
वो मैंने लिखी शिकागो में कुछ वीक्स पहले, और बाहर टेम्परेचर था -25। तो इतना कुछ बदल गया, इतने हालात बदल गए, इतने मौसम बदले, इतनी चीज़ें बदली, और वो सारे मौसम, वो सारी हिजरतें, वहशतें, वो सारा कुछ इस किताब में शामिल है। और हस्ब तौफीक मैं तो बहरहाल मैं बहुत यकीन करें, मैं बिल्कुल भी कोई इसमें हम्बल साउंड करने के लिए नहीं कह रहा, मैं बड़े दिल से मशकूर हूँ आप सबका अपनी शायरी कि आप लोग आए। एक दो चीज़ें सुनाऊंगा, सारी चीज़ें आपने सुना दी, ज़्यादा और मेरे लिए बड़ी सहूलत होती है अगर कोई सवाल पूछ ले। वो बाद में और मेरे गांव का नाम है जी, बड़ा प्यारा पुराना नाम है, उसका नाम कुदरत आबाद, और बाद में जब ये नंबर लगे तो अब उसका नाम है 10 चक शुमाली कुदरत आबाद सरगोदा के साथ। शायरी का ख्याल कैसे आया? ताबिर साहब, मैं ख्याल ऐसे था कि मुझे लगता था कि अगर मैं एक एवरेज सा मीडियोकर सा भी शायर बन जाऊंगा तो मेरी नस्र बड़ी अच्छी होगी। तो ये चीज़ शुरू तो इस तरह से हुई। मैंने कहा यार ठीक है, ये मुश्किल काम है नस्र से, तो इससे शुरू करते हैं, बाद में चलें जो भी लिखना लिखाना होगा उसमें थोड़ी सहूलत हो जाएगी। लेकिन वो फिर एक रिश्ता ऐसा डेवलप हुआ शायरी के साथ कि वो फिर बाकी सारे रिश्तों पे हावी हो गया। यार पहला शेर मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में था शायद, इन्होंने पूछना पहला मुआशका भी दस सर उन्होंने मुआशके कहा है। सर सब तो पहला तो मैं इस गल ते माजरत चाहना कि मेरे बहुत पुराने इन्ने दोस्त इतने बैठे ने, ताहिर मेरा बचपन का दोस्त है, ऐसे मज़ेदार मेरे दोस्त बैठे ने, तो मैं इन्नी संजीदगी नाल इन्हां दे सामने बैठे, ठीक है। ये जेड़ा मेरा हाँ। और वो बताए ना, जहाँ भी गए दास्तान, जहाँ भी गए। सर बड़ी मुहब्बत तुसी आए, और मैं बिल्कुल जी माँ बोली च लिखी है एक नज़म अमृता प्रीतम ते एक पोएम जी नज़म जी है इस किताब च मौजूद है। यह नज़म जी एक अमृता प्रीतम साहिबा की नज़म है, उन्होंने डेडिकेट की थी मैं कि मैं तेनू फिर मिलांगा, मैं तेनू फिर मिलांगा, धरती तू थोड़ा जिहा परां होके, अंबर दे किनारियां ते रेत दियां चुबारियां ते, मैं तेनू फिर मिलांगा, मैं तेनू फिर मिलांगा, धरती तू थोड़ा जिहा परां होके, अंबर दे किनारियां ते रेत दियां चुबारियां ते, मैं तेनू फिर मिलांगा, हयाती दियां उखड़ियां सावां विच, वेले दियां टुट्टियां बावां विच, धुप्पे सड़दियां कपावां विच। बहुत मैं तेनू फिर मिलांगा, हयाती दियां उखड़ियां सावां विच, वेले दियां टुट्टियां बावां विच, धुप्पे सड़दियां कपावां विच, मैं तेनू फिर मिलांगा, चरखे ते रूं बन के, रूं तू रज़ाई ते फिर रज़ाई दी निग विच, पालियां नाल बलदा होया, सड़दा बुझदा सवा होंदा, मैं तेनू फिर मिलांगा, सड़दा बुझदा सवा होंदा, मैं तेनू फिर मिलांगा, मैं तेनू फिर मिलांगा, जिवें आउण वाला मौसम जान वाली रुत नूं मिलदा। बहुत मोहब्बत जी, बहुत मोहब्बत। ये नज़म जी उस दिन मैं साढ़े ऑफिस बॉय छुट्टी ते सन, तो ये नज़म मैं लिखी, तो मैं मेरे टेबल ते मेज़ ते पई सी, तो मीर साहब कुछ लभदे आए, तो उन्हें ये नज़म वेखी और वो चुक लै गए, और मैं फिर उस दिन फिर वो प्रोग्राम ही ऐसे नज़म तो शुरू होया, और मैनू बड़ा याद है कि बड़ा मतलब है मैं किधरे सुना नहीं सकिया, पता नहीं कि बड़ी एक पर्सनल जी दे नाल एक मैनू बड़ा याद है, एक दिन मैं एक बेकरी दे विच सां, तो वो रीटैलीकास्ट होया प्रोग्राम, और ये नज़म सुनाई, तो उत्थे नाल जिहड़े मेरे दोस्त सन उन्होंने दसिया कि ए नज़म इन्हें लिखी है, तो नाल एक माँ जी खलोते सन, तो उन्हें आख्या कि मैं कभी उस घर च जा ही ना जा जिथे मेरा पुत्र ना आवे, तो मेरा बेटा किसी ने देखा क्या, सहन में जब हवा के झोंके से
कोई हल्की सी चाप होती है। सहन में जब हवा के झोंके से कोई हल्की सी चाप होती है, अपने बूढ़े नहीफ लहजे में एक माँ पूछ पूछ रोती है, कोई है जो मुझे बताएगा क्यों अभी तक वो घर नहीं आया। शाम से रात हो गई है मगर उसका चेहरा नज़र नहीं आया। टीवी वालों को भी खबर है कहाँ, एम्बुलेंसेस के सायरन हैं जहाँ। खून में धुल गया इलाका जो, उस तरफ ही तैनात था वो। उसके बारे किसी ने पूछा क्या, मेरा बेटा किसी ने देखा क्या। बहुत मोहब्बत जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। फिर वही बात है जी, हम सारे जिस तरह से जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, और ये नज़्म भी बस एक मोहब्बत है। और कोई टैगोर की कविता है, इकराम साहब, कोई टैगोर की कविता है, लोग जब शायरी में जीते थे तो उसी दौर की कविता है। कोई टैगोर की कविता है, लोग जब शायरी में जीते थे तो उसी दौर की कविता है। दूधिया रास्ते के कोने में, अपने होने में और ना होने में, जाने कितने बरस सुकून करके, अपनी आवाज़ में जनू भर के, फैलती रात के किनारे पर भेड़िया माहताब से उलझे। दूधिया रास्ते के कोने में, अपने होने में और ना होने में, फैलती रात के किनारे पर भेड़िया माहताब से उलझे। एक हकीकत बड़ी समाजत से, अपनी मर्जी के ख्वाब से उलझे। दर्द के दिल फरेब रिश्ते में, जैसे गंगा चनाब से उलझे। इश्क ने हौसला दिया वरना किस में हिम्मत जनाब से उलझे। एक हकीकत बड़ी समाजत से, अपनी मर्जी के ख्वाब से उलझे। दर्द के दिल फरेब रिश्ते में, जैसे गंगा चनाब से उलझे। इश्क ने हौसला दिया वरना किस में हिम्मत जनाब से उलझे। दिल के बंगाल की खलीजों में गूंजते शोर की कविता है, तुझको सिलहट में सोचकर लिखा, तू के लाहौर की कविता है। बहुत मोहब्बत जी। दिल के बंगाल की खलीजों में गूंजते शोर की कविता है, तुझको सिलहट में सोचकर लिखा, तू के लाहौर की कविता है। मानता ही नहीं है दिल मेरा, तू किसी और की कविता, कोई टैगोर की कविता। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ यार, ये बड़ी सहूलत हो रही है मुझे इससे, ये बड़ी मज़ेदार फीलिंग है यार। किताब पूरी, ये भी अच्छा हो गया, किताब आ गई, महफूज हो गई कुछ चीज़ें, वरना बड़े 2-3 वारदातें हुई हैं मेरे साथ इसी शहर में। को मज़ेदार वाक़यात नहीं है वो। और हमें पता है। तो जी लिखा भी है आपकी आमद पे। हाँ जी, मुझे खुश आमदेद भी कह दिया, साथ मेरा शेर भी लिख दिया, अपने नाम से मेरा शेर लिखती है। और मकान छोटे थे घर बड़े थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मकान छोटे थे घर बड़े थे, हमारे दिल किस कदर बड़े थे। मकान छोटे थे घर बड़े थे, हमारे दिल किस कदर बड़े थे। कदम उठाने की देर थी बस, सफ़र बड़े हम सफ़र बड़े थे। कदम उठाने की देर थी बस, सफ़र बड़े हम सफ़र बड़े थे। विसाल के दिन नहीं थे फिर भी, हमारे दिन मुख्तसर बड़े थे। विसाल के दिन नहीं थे फिर भी, हमारे दिन मुख्तसर बड़े थे। जामी साहब कि किसी को छोटा समझने वाले, क्या बात है भाई, क्या बात है, किसी को छोटा समझने वाले नज़र तो आते अगर बड़े थे। बहुत
मोहब्बत जी, बहुत। छोटा समझने वाले, किसी को छोटा समझने वाले नजर तो आते अगर बड़े थे। और बहुत मोहब्बत जी, बहुत मोहब्बत। यार मैं सफ़ा थोल लैंड दो सर। हमें उन्हीं से गुज़िंद पहुंचा। नहीं सुना, नजर तो आते अगर बड़े। हाँ जी, हमें उन्हीं से गुज़िंद पहुंचा, वो लोग जो बेज़रर बड़े थे, बड़ी महारत से जी गए हैं, बड़ी महारत से जी गए हैं। अगरचे हम बेहुनर बड़े थे, किसी पे कोई असर नहीं था, अगरचे ज़ेरे असर बड़े थे। क्या बात। किसी पे कोई असर नहीं था, अगरचे ज़ेरे असर बड़े थे। वो साथ पिंजरे भी ले उड़े हैं कि उनके ख्वाबों के पर बड़े थे। वो साथ पिंजरे भी ले उड़े हैं कि उनके ख्वाबों के पर बड़े थे। अंजुम साहब हमारे दिन किस लिए ना फिरते, इकराम आरफी साहब हमारे दिन किस लिए ना फिरते, फिरे हुए अपने सर बड़े थे। नवीद अनवर साहब हमारे दिन किस लिए ना फिरते, फिरे हुए अपने सर बड़े थे। बड़ी बड़ी मोहब्बत। ये जो किसी मैगजीन के सरे वक्त पे छपा नहीं, अरसलान बाबर साहब, किसी मैगजीन के सरवरक पे छपा नहीं, किसी मैगजीन के सरवरक पे छपा नहीं, मेरा सानेहा मेरा वाक़या भी रहा नहीं। काबी साहब, किसी मैगजीन के सरवरक पे छपा नहीं, मेरा सानेहा मेरा वाक़या भी रहा नहीं। कोई सांस लेता मुजस्समा है ये ज़िंदगी, कोई सांस लेता मुजस्समा है ये ज़िंदगी, जिसे आज भी कोई देखने को रुका नहीं। मेरी अपनी आँख ही मेरी समत नहीं उठी, मेरी अपनी आँख ही मेरी समत नहीं उठी, किसी पारखी किसी जौहरी से गिला नहीं। मेरी अपनी आँख ही मेरी समत नहीं उठी, किसी पारखी किसी जौहरी से गिला नहीं। वही बुत के जिसकी सरिश्त ही में नमूद थी, वही बुत के जिसकी सरिश्त ही में नमूद थी, कभी बुत कदों की नुमाइशों में सजा नहीं। मेरा ज़ख्म और निखर गया जो खबर हुई, मेरा ज़ख्म और निखर गया जो खबर हुई, कि कोई दरख्त भी रास्ते में हरा नहीं। मेरा ज़ख्म और निखर गया जो खबर हुई, कि कोई दरख्त भी रास्ते में हरा नहीं। वही आदमी जो तेरी नज़र में भला ना था, नवीद अनवर साहब, उमर भाई, वही आदमी जो तेरी नज़र में भला ना था, तुझे इसलिए भी बुरा लगा कि बुरा नहीं। भाई क्या बात। वही आदमी जो तेरी नज़र में भला ना था, तुझे इसलिए भी बुरा लगा कि बुरा नहीं। और ये शेर इब्रार साहब के लिए, इब्रार साहब ने बड़ी मेहनत से जनाब ये टाइटल डिज़ाइन किया है। आप अगर इनके लिए एक बार थोड़ा सा क्लैप कर दें तो बड़े कम टाइम में इतना, ये देखें, अगर तो कोई ब्लेम है वो भी इसको जाता है, अगर कोई क्रेडिट है तो वो भी इनको जाता है। और जो जहाँ पड़ा था पड़ा रहा मेरे जहन में, जो जहाँ पड़ा था पड़ा रहा मेरे जहन में, कोई ख्वाब था कि ख्याल था ये पता नहीं, मुझे बेदिली पे गिरफ्त ऐसी कभी न थी, मुझे बेदिली पे गिरफ्त ऐसी कभी न थी, तुझे याद करने को दिल किया तो किया नहीं। मुझे बहुत 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 शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शौकत सर बैठे हैं, सर आपकी भी बड़ी मोहब्बत, आप आए। शौकत फहमी साहब, फिर पढ़ें। मुझे बेदिली पे गिरफ्त ऐसी कभी न थी, तुझे याद करने को दिल किया तो किया नहीं। जामी साहब, कोई इससे पहले के पूछता मेरा हाले दिल, कोई इससे पहले के पूछता मेरा हाले दिल, मेरा हाले दिल ही रहा नहीं।
बहुत मोहब्बत जी। कोई इससे पहले के पूछता मेरा हाल दिल, कोई इससे पहले के पूछता मेरा हाल दिल, मेरा हाल दिल ही रहा नहीं। मुझे याद करने को दिल किया तो किया नहीं। ये एक बहुत ये सूफिया जी ने एक हुक्म दिया है, एक छोटी सी नज़्म है, एक नज़्म है बड़ी। और मेरे दोस्त अक्सर किसी को अगर कोई जो है ना कुछ सिंसियर प्रपोज़ल भेजना हो तो ये भेज देते हैं, पता नहीं वो प्रपोज़ल किस तरफ जाता है, लेकिन बहरहाल ये ये नज़्म जो है ना वो इस्तेमाल हो जाती है छोटी सी 4 लाइनों की कि मैं जानता हूँ तुम अच्छी हो। क्या बात। मैं जानता हूँ तुम अच्छी हो, मैं चाहता हूँ वो तुमसी हो। हाँ हाँ। ये ख्वाहिश कितनी मीठी है, हम दोनों की एक बेटी हो। बहुत मैं जानता हूँ तुम अच्छी हो, मैं चाहता हूँ वो तुमसी हो। ये ख्वाहिश कितनी मीठी है, क्या बात। हम दोनों की एक बेटी हो। ये बेटियों से प्यार भी है। हाँ अच्छा जी, एक और नज़्म है जी के ये नज़्म भी बहुत एक्सप्लॉइट होती है। 15वीं मोहब्बत के इजहार के तौर पर ये नज़्म इस्तेमाल होती है कि जी के मैं कब से खाली सजदे कर रहा था, गलत लोगों पे झूठा मर रहा था। मैं कब से खाली सजदे कर रहा था, गलत लोगों पे झूठा मर रहा था। मगर अब भूल कर सारी खुदाई, तेरी सूरत मेरा मजहब हुई है। मुझे पहले मोहब्बत तो हुई थी, मगर पहली मोहब्बत अब हुई है।